Good morning, students, my dear friends and seniors. आज हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट टाइटल के अंडर हमारा जो यूपीएससी में सेक्शन आता है, आज हम उसको कवर कर रहे हैं। और उसे कवर करने का जो हमारा क्रम है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करना ही है अभी, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपको बताते हैं ट्रेंड के बारे में कि कैसे एग्ज़ाम ले रहा है आयोग आपसे, किस तरह के क्वेश्चंस पुट अप किए जा रहे हैं। तो मैं हल्का सा ब्रीफ करूंगा पहले इकोनॉमी के बारे में और उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे वही प्रोसेस जो हम करते हैं। तो शुरुआत करते हैं इंडियन इकोनॉमी के लिए कि इंडियन इकोनॉमी क्या होती है। ठीक है, हमारे सामने आ गया है। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको हिट करेंगे और आप जल्दी से इस चैनल को बढ़ाने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। बात आती है इकोनॉमिक, सोशल एंड डेवलपमेंट के बारे में, जिसके अंडर हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश का इस तरह से कोऑर्डिनेशन करूँगा कि आपको इंग्लिश बहुत आसान लगेगी और हिंदी के जो क्लिष्ट शब्द होते हैं वो आपको बहुत ही सरल और ऐसा लगेगा जैसे कि आप पोएट्री सुनते हैं। तो आप ध्यान से सुने कि मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ। इकोनॉमिक या इकोनॉमी होती क्या है? इकोनॉमी होती है, इकोनॉमी इज एन एरिया ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रेड एज वेल एज कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय द डिफरेंट एजेंट्स। तो आपको पता लग गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इकोनॉमी क्या स्टडी करती है? जो आपका हाउस होल्ड की जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनका मैनेजमेंट, कि हम भाई क्या यूज़ कर रहे हैं, किस चीज़ का प्रोडक्शन करने की ज़रूरत है, ट्रेड को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए और किस तरह से वो कंज्यूम होता है। और मैं थोड़ा सा और ब्रीफ करते हुए बताऊँ आपको। इकोनॉमी को हम स्टडी करते हैं दो पार्ट्स में जनरली, जो आप पढ़ते हैं जब इंट्रोडक्शन होता है आपसे इकोनॉमी का। मैं बहुत डेप्थ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नॉर्मल बात कर रहा हूँ। जब आप इंडिविजुअल के लिए स्टडी करते हैं तो उसे व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। लेकिन जब आपको एज ए होल उसको स्टडी करते हैं तो उसे आप इंग्लिश में समष्टि अर्थशास्त्र, हिंदी में समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं, और इंग्लिश में उसको कहा जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। और यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से आपका जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, उसमें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, ये जो भी पॉलिसीज़ हैं, फॉरेन पॉलिसीज़ वगैरह, वो सब आपकी इसी से गाइड होती हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स के बारे में कि हमने इकोनॉमी में कौन सी इकोनॉमी को ऑप्ट किया इंडिया के लिए। आप सभी जानते हैं कि इंडिया के रिस्पेक्ट में हमने जो इकोनॉमी ऑप्ट की है उसका नाम क्या है? उसका नाम है मिक्स्ड इकोनॉमी। क्या नाम है? मिश्रित अर्थव्यवस्था या मिक्स्ड इकोनॉमी। क्या नाम है उसका नाम है मिक्स्ड इकोनॉमी। अब ये मिक्स्ड इकोनॉमी हमें क्यों यूज़ करनी पड़ी? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो सूरज की किरण आप तक पहुँचती है वो वास्तव में आप तक पहुँचने से पहले 8 मिनट पहले सूरज से चल चुकी थी। मैंने ये एग्जाम्पल आपको क्यों शेयर किया? मैंने ये शेयर किया है आपको इस रेस्पेक्ट में कि आप जो इंडियन इकोनॉमी के हालात देख रहे हैं वो इंडियन इकोनॉमी के ऊपर जो इम्प्रेशन आते हैं वो वर्ल्ड इकोनॉमी से आते हैं। यानी अगर हम स्टडी करें इकोनॉमिक्स को बहुत पहले से, कि जब अमेरिका स्वतंत्र हुआ, और अमेरिका जब स्वतंत्र हुआ तो वहाँ पर एक इकोनॉमिस्ट थे, एक दर्शन शास्त्री थे जिनका नाम क्या था? अल्फ्रेड ने अपनी एक बुक थी, एडम स्मिथ, क्या नाम था उनका? एडम स्मिथ। उन्होंने एक बुक दी थी जिसका नाम क्या था? उनका नाम था वेल्थ ऑफ नेशंस। क्या नाम था? वेल्थ ऑफ नेशंस नाम था। तो एडम स्मिथ जो कि स्कॉटलैंड में जन्मे थे, एक अर्थशास्त्री थे, उन्होंने एक जो बुक दी वेल्थ ऑफ नेशन, उसमें उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि जो भी दुनिया है वो क्या करती है स्टेट, कि वो अपना हस्तक्षेप करती है। क्या करती है? हस्तक्षेप करती है, और जिसके हस्तक्षेप करने के कारण जो बाजार है वो अपने हिसाब से चल नहीं पाता, या ये कहिए कि लोगों का विकास नहीं हो पाता है।
तो उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जो गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस है उस इंटरफेरेंस को हटाना होगा। अगर हम उसे हटाएंगे तो जो आपकी इकोनॉमी है वो खुद से गवर्न होगी। इस विचार से सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि बाकी के जो यूरोपियन कंट्रीज थे वो भी बहुत इम्प्रेस हुए, और इम्प्रेस होकर वो सब क्या हो गए, वो सब कैपिटलिस्ट हो गए, यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बिलीव करने लगे। ठीक है, अब था क्या ये, अगर आपको याद आ रहा हो तो 1929 आपको याद होगा कि 1929 की जो महामंदी थी, सबको पता होगा इसके बारे में। अमेरिकन्स जो थे वो पूरी तरह से डाउन हो गए थे, और इसके चलते अमेरिका ही नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि पूरी इकोनॉमीज एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। आप ये समझिए कि जिस तरह से आपने देखा होगा कि एक चीज़ दूसरे पर बेस करती है, तो पूरी की पूरी जो वर्ल्ड की इकोनॉमी थी वो लड़खड़ाने लगी थी। ठीक है, ये सबसे बड़ा डिप्रेशन माना गया था, क्योंकि कोई खरीदार नहीं था। और ऐसा कब होता है, जब कोई नियंत्रण ना हो, जिसकी वकालत की जा रही थी किसके द्वारा, एडम स्मिथ के द्वारा। तो ये बात यानी कि फेल हो गई थी। एडम स्मिथ की जो योजनाएं थी, जो उनका श्रम विभाजन का तरीका था, वो फेल हो रहा था। उन्होंने कहा था कि जो इकोनॉमी है, जो बाजार है, उसकी जो शक्तियां हैं वो अपने इनविजिबल हैंड से सब कुछ संभाल लेंगी, लेकिन नहीं संभाल पाई। वो ऐसा था कि जैसे बर्मुडा ट्रायंगल के अंदर कोई शिप जो है वो सबमर्ज कर गया हो, और इस तरह से करके एक बड़ा देश, एक बड़ी इकोनॉमी जो थी वो क्या हुई, वो काल के ग्रास बन गई और काल की गर्त में चली गई। लेकिन अगर हम बात करें उसके अगेंस्ट दूसरी इकोनॉमी की, जिसे हम स्टेट इकोनॉमी कहते हैं या राज्य अर्थव्यवस्था कहते हैं, इस विचार को लाने वाले कौन थे, ये जर्मन फिलोसोफर जिनका नाम कार्ल मार्क्स था। कार्ल मार्क्स ने ऐसी व्यवस्था पर जोर दिया जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अगेंस्ट थी। बोल्शेविक क्रांति के बाद सोवियत संघ में ये चीज नजर आई, और इसका जो आइडियल स्टेज है वो आप चाइना में देखते हैं। 1949 ऑनवर्ड आप देखते हैं कि चाइना ने उसके आइडियल पैटर्न को फॉलो किया था। अब स्टेट इकोनॉमी दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर गई, एक साम्यवादी और एक समाजवादी। सोवियत संघ उसके समाजवादी पैटर्न को फॉलो कर रहा था, और जबकि जो चाइना है वो किसको फॉलो कर रहा था, वो साम्यवादी अर्थव्यवस्था को फॉलो कर रहा था। इज इट क्लियर? ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें हो क्या रहा था कि जो स्टेट है, सिर्फ स्टेट गवर्न कर रहा था सभी चीजों को, यानी जितनी भी संपत्तियां हैं उनके ऊपर जो होल्डिंग थी वो स्टेट की थी। किसमें? साम्यवादी अर्थव्यवस्था में। बात समझ में आती है? और एक अर्थव्यवस्था थी आपकी समाजवादी अर्थव्यवस्था। उस समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या था, जो समूह थे। साम्यवादी अर्थव्यवस्था मैंने आपको बता दिया, और समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या था कि जो उत्पादन हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, उसके साधनों पर किसका नियंत्रण था? उसके साधनों पर नियंत्रण था समूह का। जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं, कोऑपरेटिव ग्रुप होते हैं, वो उसको गवर्न कर रहे थे। तो ये दो बातें आपने देखी स्टेट इकोनॉमी में। और ये क्योंकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का विरोध कर रहे थे, तो इन्होंने अपने यहाँ वो सारे के सारे पॉइंट शामिल किए जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अगेंस्ट हो सकते थे। अब क्योंकि ये दोनों ही चरमपंथी अर्थव्यवस्थाएं थी, दोनों अपने एक्सट्रीम पर थी, एक जो पूरी तरह से पूंजीवाद पर यानी निजी हाथों में सत्ता सौंपने को आमादा थे, तो दूसरी तरफ टोटल कंट्रोल स्टेट के हाथ में रखना चाहते थे। अब इन दोनों के बीच जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में, तो जिस तरह से उसने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को फॉलो किया था, इसी तरह से उसने जो ऑप्ट किया किसको? मिक्स्ड इकोनॉमी को। मिक्स्ड इकोनॉमी एक्चुअली क्या है? मिक्स्ड इकोनॉमी है इन दोनों का समायोजन, दोनों का कोऑर्डिनेशन, यानी उसमें पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर
दोनों सेक्टर को इस्तेमाल किया गया, प्राइवेट प्लस पीएसयूज जानते हैं ना, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, दोनों का इस्तेमाल किया गया और दोनों का इस्तेमाल अलग अलग प्रोपोर्शन में रखते हुए हम लोगों ने गवर्न किया अपनी इकोनॉमी को, जिसको हम मिक्स्ड इकोनॉमी के नाम से जानते हैं। अब मैं थोड़ा और आगे बढ़ूंगा वरना ये बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो मैं अब आगे आपको बताता हूं कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है और हमें इसे क्यों स्टडी करना चाहिए। अगर हम यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से चलें, क्योंकि हमें तो एग्जाम यूपीएससी का देना है, हमें मतलब नहीं है, हमें यहाँ पर पीएचडी नहीं करनी है किसी भी सब्जेक्ट में। हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि हमारे लिए लाभदायक क्या है। तो हमारे लिए लाभदायक है स्टडी करना उसके डायनामिक रूप को। किसके डायनामिक रूप को? जो भी आप स्टडी कर रहे हैं उसके दो पार्ट होते हैं, एक डायनामिक और एक स्टैटिक। तो जब आप दोनों को स्टडी कर रहे हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स को और मैक्रो इकोनॉमिक्स को, तो आप बेसिक बातें पढ़ेंगे पहले, ठीक है। बेसिक बातें मैं उम्मीद करता हूं आपने पढ़ भी ली होंगी, और नहीं पढ़ी है तो पक्का आप एनसीईआरटी कर लीजिए। तो स्टैटिक पार्ट अगर आपने कर लिया है तो अब आप डायनामिक पार्ट को अपने बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि यूपीएससी का पैटर्न 2015 के बाद से, सीसेट के इंट्रोडक्शन के बाद से आप देखते हैं पूरी तरह से डायनामिक हो गया है। डायनामिक इन द सेंस कि यानी जो भी आपके करंट अफेयर्स हैं, विश्व में जो भी हो रहा है, जो भी पॉलिसीज इंप्लीमेंट की जा रही है, उनके को ध्यान में रखते हुए आपको स्टडी करनी है। यानी आपको द इकोनॉमिक्स टाइम्स फॉलो करना है। आपको क्या फॉलो करना है? आपको योजना फॉलो करनी है। आपको योजना फॉलो करनी है, द इकोनॉमिक टाइम्स फॉलो करना है, करंट अफेयर्स यानी द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, या फिर अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो आप कम से कम कोई भी दैनिक भास्कर, कोई भी हिंदी का एक नेशनल लेवल का न्यूज़पेपर जरूर स्टडी करें डेली बेसिस पर, ठीक है, ठीक है। और इसके अलावा आपको क्या करना है, जो गवर्नमेंट की साइट्स हैं, ऐसी साइट्स जहां पर आपको इकोनॉमी के बारे में पढ़ने के लिए मिल सकता है, उनको रेफर पॉइंट बनाना है, ठीक है। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इंडिया 2020 या भारत 2020 और स्टडी करें, पूरी तरह नहीं तो कम से कम पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग, कि जो भी उसमें आपको डेटा दिया हुआ है वो ऑथेंटिक है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं इंडियन इकोनॉमी के रेस्पेक्ट में मैं बता चुका, और मैं क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से आगे बढ़ता हूँ। इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट के टाइटल के अंडर हम स्टडी कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने आता है, द फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द बजट मैनेजमेंट रिव्यू कमेटी रिपोर्ट हैज रेकमेंडेड a debt to GDP ratio of 60% for the general combined government by 2023, comprising 40% of the central government and 20% of the state government. ये बात सही है या गलत है? अगर आपको थोड़ा भी आइडिया है FRBM के बारे में, इसे शॉर्ट फॉर्म में FRBM कहते हैं, द फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट। ये जो रिव्यू कमेटी थी, इसको हेड किया गया था डॉक्टर NK सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? NK सिंह। आपने पढ़ी नहीं है तो आप पढ़ लीजिएगा, वरना तो पढ़ा करें, क्योंकि क्वेश्चन इस तरह के आएंगे। इन क्वेश्चंस को दिखाने का कारण सिर्फ इतना ही है। तो इसने क्या कहा था? इट रेकमेंडेड अ डेट टू GDP रेशियो 38.7% फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट। कितना परसेंट? 38.7% फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड 20% फॉर स्टेट गवर्नमेंट। और फिस्कल डेफिसिट जो था वो आपका रखा गया था 2.5%। इज इट क्लियर? तो मोटे तौर पर देखा जाए तो ये किसके करीब है? जो बात पहले स्टेटमेंट में कही गई है बिल्कुल उसी के करीब है। इन्होंने कहा है कि ये जो डेट टू GDP रेशियो है वो 60% किसका है? सेंटर का है, और दूसरा आपका स्टेट का 20% है सेक्शन। तो बिल्कुल ये बात सही कही जा रही है। अब बात आती है कि यार ये होता क्या है?
डेट टू जीडीपी रेशियो आपको पता हो तभी तो आप सोचेंगे इसके बारे में। तो डेट टू जीडीपी रेशियो एक्चुअली क्या होता है, ये होता है reliability indicates that particular country ability to pay back its debt। यानी ये एक तरह का इंडिकेटर है, एक तरह से आपको बताता है कि कोई कंट्री अपने जो कर्ज हैं, जो डेट्स हैं, उनको पे बैक करने में कितनी सक्षम है, कितनी आसानी से वो उनको वापस कर सकती है। तो पहला पॉइंट ठीक है, उसके साथ हम जा रहे हैं। अब दूसरा पॉइंट आता है, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ डोमेस्टिक लाइबिलिटीज ऑफ 21% ऑफ जीडीपी एज कंपेयर्ड टू 49% ऑफ जीडीपी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। ये बात बिल्कुल गलत है, मैं इस बात के साथ नहीं जाता हूं। अगर आपने स्टडी किया तो आपको पता होगा। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इट इज मैंडेटरी फॉर द स्टेट टू टेक central government's consent for raising any loans if the former owes a liability to the later। बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है। अगर आपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 293 हल्का सा भी रीड आउट किया तो आप इसको एकदम से आंसर करेंगे। यानी सभी चीज़ें देखिए कैसे आपस में इंटर रिलेटेड हैं। तो फर्स्ट एंड थर्ड दोनों सही हैं और ये हमें ढूंढना होगा कहाँ है, ये है बी पार्ट। तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है इंग्लिश बोलने में या हिंदी में समझने में तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसको बात को समझा सकते हैं। और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप मोटिवेट भी कर सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम। गो फॉर द नेक्स्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एन इंक्रीज इन द बैंक रेट जनरली इंडिकेट्स दैट द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लाइकली टू फॉल। पहली बात इन्होंने कही, इन्होंने कहा कि जो मार्केट रेट होते हैं, मार्केट के जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं, उनका मतलब होता है कि वो आपका फॉल कर रहे हैं, ठीक है, यानी डाउन जाएगा। और सेंट्रल बैंक इज नो लॉन्गर मेकिंग लोन्स टू द कॉमर्शियल बैंक, इसका मतलब ये होता है, इन्होंने कहा इसका मतलब ये होगा, अगर इंक्रीज हुआ है इन द बैंक रेट तो उसका मतलब ये होता है। थर्ड पॉइंट कहते हैं कि सेंट्रल बैंक इज फॉलोइंग अ इजी मनी पॉलिसी, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट कह रहे हैं कि द सेंट्रल बैंक इज फॉलोइंग ए टाइट मनी पॉलिसी। अगर आपने मनी को स्टडी किया, जो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है और नहीं पढ़ा तो प्लीज़ पढ़ लीजिएगा जा करके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली कितना मनी होना चाहिए, कितना लिक्विडिटी होना चाहिए मार्केट में और कितना नहीं, इस बात को आरबीआई देखता है। और आरबीआई जो है रेगुलेटरी बॉडी है, आप जानते हैं। अगर बहुत ज़्यादा धन का प्रवाह हो जाएगा, फ्लो हो जाएगा, कहाँ पर, इकोनॉमी के अंदर, तो पैसा जब ज़्यादा हो जाएगा तो चीज़ों का हाल क्या होगा, लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी बहुत बढ़ जाएगी, तो चीज़ों के दाम क्या होंगे, आप समझ सकते हैं अपनी इकोनॉमी अगर पढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर होगा क्या कि अगर उन्होंने इंक्रीज किया है बैंक रेट्स को तो इकोनॉमी को वो लोग क्या करने वाले हैं, सेंट्रल बैंक उसको टाइट करने वाला है इकोनॉमी को। यानी कि वो क्या करना चाहता है, वो मनी को खींच लेना चाहता है। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब इकोनॉमी आपकी टाइट होने वाली है। इज इट क्लियर? गो फॉर द नेक्स्ट। विद द रेफरेंस टू इंडियन डिसीजन, विद द रेफरेंस टू इंडियन डिसीजन टू लेवी एन इक्वलाइजेशन टैक्स ऑफ 6% on online advertisement services offered by non-resident entities, which of the following statement is or are correct? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सा नहीं? इन्होंने कहा है इन द रेफरेंस ऑफ द इंडियाज डिसीजन, जो टैक्स इंपोज किया जाता है 6% का ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट सर्विसेज के ऊपर नॉन रेजिडेंट एंटिटीज के लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सा रॉन्ग है, ये बताएं। तो इन्होंने पूछा कि कौन सा करेक्ट है, तो चलिए सोचते हैं इसके बारे में क्या होगा। इट इज इंट्रोड्यूस एज ए पार्ट ऑफ इनकम टैक्स। सर ये बिल्कुल गलत बात है, ये इनकम टैक्स का पार्ट तो नहीं है, तो किसका पार्ट है ये सर है फिनेंशियल टैक्स का पार्ट है, तो ये गलत हो जाएगा। सेकेंड पार्ट आता है द नॉन रेजिडेंट एंटिटीज दैट ऑफर एडवर्टीजमेंट सर्विसेज इन इंडिया कैन क्लेम ए टैक्स क्रेडिट इन देयर होम कंट्री अंडर द डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस कमीशन। सर ये बात भी बिल्कुल गलत है, देखते पढ़ते ही समझ में आ रहा है कि ये बात भी
पूरी तरह से गलत है। डबल टैक्स कोई मतलब ही नहीं पैदा होता है। एक्चुअली होता क्या है, जो बाहर में बैठी हुई कंट्रीज़ में कंपनीज़ हैं, जैसे कि आपका सबसे पहला तो एग्जांपल गूगल ही आता है दिमाग में, कि आप एडवर्टीज़मेंट देते हैं उसको अपना, या वो आपके क्षेत्र में एडवर्टीज़मेंट कर रहा है, वो आपके यहाँ नहीं रहता है, तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि उसके ऊपर टैक्स नहीं लगना चाहिए। क्यों नहीं लगना चाहिए? क्योंकि वो आपके रीजन में अपना एडवर्टीजमेंट कर रहा है, जिससे कि वो अर्निंग कर रहा है। तो आपके रीजन में कर रहा है, तो उसके ऊपर क्या होता है, टैक्स इम्पोज होता है। ये बात सही होती है, लेकिन वो किस में आता है, वो फाइनेंशियल टैक्स में आता है, क्योंकि वो आपके रीजन में नहीं रहता, इसलिए वो फाइनेंशियल टैक्स में आता है। ठीक है, तो वो फर्स्ट पार्ट गलत हो गया और सेकंड पार्ट भी गलत है, तो हमारा नीदर 1 नॉर 2 आ जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट which of the following best describes the term merchant discount rate sometimes seen in news? भैया ये मर्चेंट डिस्काउंट क्या होता है? मर्चेंट डिस्काउंट क्या है आप खुद जानते हैं, क्योंकि आप देखते हैं इन चीज़ों को जब आप परचेजिंग करने जाते हैं और आप अपना डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड देते हैं मर्चेंट को, कि आप स्वाइप करते हैं POS पर जो आपका पॉइंट ऑफ सेल है, तो आप उस वक्त मर्चेंट जो क्या बोलते हैं उसको, मर्चेंट डिस्काउंट रेट से गुजर रहे हैं, लेकिन आपको नहीं पता है, तो मैं बता देता हूँ। एक्चुअली जब कोई भी पर्सन, जैसे कि मैं ही हूँ, मैं अपनी कोई कंपनी रन कर रहा हूँ, अपना कोई बिजनेस हाउस रन कर रहा हूँ, तो लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, टू अट्रैक्टिंग द पीपल, टू द कस्टमर, मैं चाहता हूँ कि वो सारी फैसिलिटीज़ उन्हें प्रोवाइड करूँ जो कि बाकी मेरे कॉम्पिटिटर्स कर रहे हैं या उनसे भी बेटर। तो ऐसे में लोग आज प्लास्टिक मनी को कैरी करते हैं, वो अच्छा पसंद नहीं करते, मैं भी नहीं करता। तो वो क्या करते हैं, वो प्लास्टिक मनी में क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड प्रोवाइड करते हैं, तो जिसके लिए क्या होते हैं, बैंक्स उन पर कुछ टैक्स इम्पोज करते हैं, जो अप्रॉक्स 1 to 3%, 1 और 3% के आसपास कुछ होता है। तो एग्जैक्ट मुझे नहीं याद है अभी कितना चल रहा है। तो ये जो रेट उनसे लिया जाता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं मर्चेंट डिस्काउंट रेट। इज इट क्लियर? तो ये आप देख सकते हैं इसके ऑप्शंस पढ़ के। द इंसेंटिव का तो मतलब ही नहीं पता होता सर, इंसेंटिव नहीं देती बैंक। द अमाउंट इज पेड बाय बैंक टू देयर कस्टमर व्हेन दे पे बाय डेबिट कार्ड्स। द अमाउंट पेड बाय बैंक क्यों पे करेगा सर? बैंक पे करने के लिए थोड़ी बैठा। द चार्ज टू द मर्चेंट बाय ए बैंक for accepting the payments from his customers through the bank's debit card. It is the right answer. तो आप जा रहे हैं सी पार्ट के साथ, क्योंकि ऑप्शंस नहीं है कि ऑप्शन आना है, तो ये आपका सही हो जाता है। इसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आता है द बैलेंस ऑफ पेमेंट, BOP से रिलेटेड। क्या आपको आइडिया है BOP के बारे में? बैलेंस ऑफ पेमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। होता क्या है, हमारा दूसरे देशों के साथ जो रिलेशन चल रहा है, व्यापार, रिलेशन मीन्स व्यापार जो चल रहा है, वो व्यापार कैसे होता है कि हम कुछ इंपोर्ट करते हैं और कुछ एक्सपोर्ट करते हैं, ऐसा सारी कंट्रीज़ करते हैं। तो अब फाइनली क्या होता है कि हमारे पास इनफ्लो हुआ या नहीं हुआ, मतलब फाइनली जो बैलेंस शीट बनेगी उसके बाद हमारे पास आया कुछ या नहीं, या गया ये देश से, तो इसी से हम डिफरेंस को पता लगाते हैं। ट्रेड का डिफरेंस जो होता है वो पता लगाते हैं, इसको हम बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। ठीक है, ये नेगेटिव या पॉजिटिव होता है इन टर्म्स ऑफ कि हमने कमाया या हमने गंवाया, मतलब मैं देसी भाषा में जो बात बता रहा हूँ। लेकिन अगर आप प्रॉपर इस बात को समझना चाहते हैं तो इसके लिए आप क्या कहेंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट को कैसे स्टडी किया जाता है? तो बैलेंस ऑफ पेमेंट जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये वास्तव में क्या होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस मेड बिटवीन द कंज्यूमर्स in one country with the rest of world या with the other country. So it is known as balance of payment. और बेसिकली इसको कैटेगराइज किया जाता है दो पार्ट्स में। एक होता है आपका करंट सेक्शन होता है, ठीक है, करंट सेक्शन को दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में बैलेंस शीट डेवलप होगी इससे। और एक आप कैपिटल पार्ट ले लेते हैं, अब मैं बहुत डिटेल नहीं बताऊंगा, उसके भी दो पार्ट्स हो जाएंगे। और फाइनली हम कैलकुलेशन से पता लगाते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका पॉजिटिव है या नेगेटिव है, हम कुछ कमा रहे हैं या गंवा रहे हैं। ठीक है, तो अभी बात आती है, हम क्वेश्चन तक ही रहेंगे क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाती है। जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे तब आपको क्लैरिटी करेंगे इसकी सबकी। द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ ए कंट्री इज अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ all important and export transactions of a country
ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, नॉर्मली अ ईयर। तो क्या ये बात सही है? इन्होंने बात की है ऑल इम्पॉर्टेंट एंड एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शंस। ऑल इम्पॉर्टेंट नहीं होगा, ये ऑल इम्पोर्ट होगा, ये गलत लिखा गया। ऑल इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शंस ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम, नॉर्मली ए ईयर। पहली बात इन्होंने कही। दूसरी बात है गुड्स एक्सपोर्टेड फ्रॉम अ कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर, ठीक है। थर्ड पॉइंट आता है आपका इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ वन कंट्री टू अनदर। देखिए सर, मैं पहले ही बता चुका हूँ इस बारे में, तो ये आपका सी पार्ट हो जाएगा। यही तो मैंने पढ़ के सुनाया आपको, सिर्फ कैपिटल मूवमेंट नहीं होती। तो इसके साथ ये क्वेश्चन हो गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आता है इन इंडिया डेफिसिट फिनेंसिंग इज यूज्ड। डेफिसिट फिनेंसिंग हम कहाँ यूज़ करते हैं? इन इंडिया डेफिसिट फिनेंसिंग इज यूज्ड फॉर रेजिंग रिसोर्सेज फॉर। किस लिए करते हैं? चलिए, डेफिसिट मतलब घाटा, डेफिसिट फिनेंसिंग यानी घाटे की अर्थव्यवस्था। तो इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले जो हैं वो अमेरिकन्स हैं। इंडियंस तो बहुत ही नैरो फॉर्म में या बहुत संकीर्ण रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ब्रॉड रूप से अमेरिकन्स इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। अमेरिकन इकोनॉमी मतलब इन इंडिया हम बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं? पहली पॉइंट दिया है इन्होंने इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दूसरा दिया है रिडेम्पशन ऑफ द पब्लिक डेट, एडजस्टिंग द बैलेंस ऑफ पेमेंट, रिड्यूसिंग द फॉरेन डेट। कुछ चीज़ें हैं जो हल्का सा भ्रमित करती हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पर ऑप्शंस एक से ज़्यादा नहीं होने हैं, तो इसका जो सबसे बेहतरीन विकल्प है वो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट है, ठीक है। तभी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जब सारे के सारे फॉर्मूले फेल हो जाते हैं तो ये अर्थव्यवस्था में इस्तेमाल करते हैं, घाटे की अर्थव्यवस्था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आता है द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेट्स द कॉमर्शियल बैंक्स इन मैटर्स ऑफ। कॉमर्शियल बैंक जो होता है, जिसे हम आरबीआई के रूप में जानते हैं, जो 1934 फर्स्ट अप्रैल 1935 से वर्किंग शुरू हुई थी, लेकिन ये जो शुरू हुआ था मतलब बना था 1934 में, ठीक है। तो ये एक रेगुलेटिंग बॉडी है, और ये कैसे कॉमर्शियल बैंक्स को कंट्रोल करती है या रेगुलेट करती है, तो इसमें पोर्शन दिया है। फर्स्ट पॉइंट दिया है द लिक्विडिटी ऑफ असेट्स। बिल्कुल सर, करती है। कब असेट्स को की लिक्विडिटी करनी है ये यही बताती है। ब्रांच एक्सपेंशन, ब्रांच का एक्सपेंशन होना चाहिए। बिल्कुल सर, इन नॉर्म्स के साथ कि आपको रूरल एरियाज़ का भी ध्यान रखना है, आपको उन एरियाज़ का भी ध्यान रखना है जहाँ आप नहीं बनाना चाहते। बट ऑब्वियस सर, मैं भी बैंक हूँ तो मैं भी चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाऊँ, लेकिन हम इंडियंस हैं और हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उनका भी ध्यान रखें जो लोग अपने आप को उतनी अच्छे से बूस्टअप नहीं कर पा रहे हैं। तो हमें सभी सेक्टर के बारे में सोचना है, और हम मिक्स्ड इकोनॉमी को फॉलो कर रहे हैं। तो सर, यहाँ पर रेगुलेटिंग बॉडी इस बात का ध्यान रखती है कि आपको जिम्मेदारी भी देती है और कमाने भी देती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रांच एक्सपेंशन भी होगी सर। उसके बाद मर्जर ऑफ बैंक, सर वो तो आप देख ही रहे हैं, अभी हो रहा है लगातार। विजय बैंक और ये सब अभी कितना मर्जर हुआ है, तो बिल्कुल ये भी आपका आरबीआई करती है। वाइंडिंग अप यानी कोई बैंक बंद करना है या नहीं करना है, ये भी डिसाइड कौन करता है? कॉमर्शियल बैंक ही करता है। सॉरी, रेगुलेटिंग बॉडी आरबीआई करता है, ठीक है। तो ये चारों काम करती है, तो इसका मतलब इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पोर्शन आता है आपका, अब है एजर्शन। एजर्शन का मतलब क्या होता है? शायद मैंने पहले भी बताया आपको। एजर्शन का मतलब होता है स्टेटमेंट, यानी कथन हिंदी वालों के लिए। An important policy instrument of the economic liberalization is reduction in import duties on capital goods, ठीक है। रीज़न क्या है? पहले मैं बता दूं आपको ये क्या होता है। देखिए, जब मुझे सपोज कीजिए कि मैं यहाँ पे कोई बिजनेस हाउस चलाता हूँ और मुझे गुड्स चाहिए, कैपिटल गुड्स चाहिए, उसके लिए मतलब रॉ मटेरियल की फॉर्म में समझ लीजिए कि वो जो मैं इस्तेमाल करके कुछ और करने वाला हूँ। सपोज़ कीजिए, कैसे बताएं आपको, मैंने कोई सामान मंगाया और उसको का इस्तेमाल करते हुए मैं कुछ और इंडस्ट्री रन कर रहा हूँ, अपने बड़ा हुआ ना, प्राइमरी, सेकेंडरी और थर्ड पार्ट। तो अब इतना डिटेल में बहुत लंबा हो जाएगा। आप बस ये समझिए कि जब कैपिटल गुड इंडिया में आएगा तो उसके ऊपर एक इम्पोर्ट ड्यूटी लगता है। मान लीजिए कि मैंने कोई प्रोडक्ट ए लिया है और ए प्रोडक्ट जो है उसका प्राइस बाहर 100 रुपये है, 100 रुपीज़।
और उसके ऊपर मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, मतलब मैं आप ये नहीं बता रहा हूँ आपको कि एग्जैक्ट कितना इम्पोर्ट ड्यूटी लगता है। ए प्रोडक्ट हमने आर्बिट्रेरी चूज़ किया है, हम सपोज कर लेते हैं कि उसके ऊपर जो चार्ज लग रहा है, मान लीजिए इम्पोर्ट ड्यूटी लग रहा है वो 5% लग रही है। तो बट ऑब्वियस है कि मैं यहाँ पर बैठा हूँ तो मुझे मिलेगी वो चीज़ कितने में, 105 रुपये में सर। 100 रुपये पे जब 5 रुपये ब्याज लगेगा, मान लीजिए मोटे तौर पे मान लीजिए, तो 105 रुपये हो गए सर। तो 105 रुपये में मुझे वो पड़ रहा है। और अगर मैं इसे और बढ़ाऊँ तो इम्पोर्ट ड्यूटी जब बढ़ती जाएगी तो जो यहाँ का बंदा है जो अपना बिजनेस हाउस चलाना चाहता है, जो एंटरप्रेनर है, तो उसको फ़ायदा होगा कि नुकसान होगा? नुकसान होगा। तो इम्पोर्ट ड्यूटी जो होती है उसे अगर हम रिड्यूस करें, यानी मैं 5% से घटा के मान लीजिए कि 3% कर देता हूँ, तो अब वो चीज़ मुझे मिलने वाली है 103 रुपये की, 103 रुपीज़ की, ठीक है। तो यानी मुझे सपोर्ट हुआ, यानी यहाँ का जो एंटरप्रेनर है उसको सपोर्ट होगा अगर इम्पोर्ट ड्यूटी को आपने क्या किया, उसको रिड्यूस किया। इज़ इट क्लियर? तो सर ए और बी दोनों बातें, सॉरी, जो आपका स्टेटमेंट ए है वो भी सही है और उसका जो रीज़न है वो भी सही है और वो उसका सही एक्सप्लेनेशन भी है। और ऐसे में आप आंख बंद करके जो ए पार्ट है उसको साइन कर सकते हैं और इसी के साथ आपके मार्क्स आपको मिल जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। With reference to the Asian Infrastructure Investment Bank AIIB, consider the following statements। आपको स्टडी करना है AIIB के बारे में। AIIB क्या होता है? AIIB जैसे इन्होंने खुद ही बता दिया, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है जिसमें बहुत सारे देश शामिल हैं, चाइना और इंडिया भी हैं। और आप जानते हैं कि चाइना सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है उसका, आपको पता ही होगा। तो अब इन्होंने कहा है AIIB हैज़ मोर देन 80 मेंबर्स। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं सर, इस 80 से ज़्यादा लोग, 80 से ज़्यादा कंट्रीज़ जो हैं उसमें शामिल हैं, ये बात बिल्कुल सही है। तो ये राइट हो जाता है। उसके बाद कहता है इंडिया इज़ द लार्जेस्ट शेयर होल्डर। बिल्कुल नहीं है सर, चाइना है। उसके बाद AIIB डज नॉट हैव एनी मेंबर्स फ्रॉम आउटसाइड एशिया। क्या ऐसा है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा है क्या? ऐसा भी नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? जब दूसरा और तीसरा है ही नहीं तो इसका आंसर पक्का है कि 1 हो जाएगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड PNGRB is the first regulatory body set by the government of India। क्यों मजाक कर रहे हो मुझसे? आयोग बिल्कुल मजाक कर रहा है, ये तो सबको पता होगा कि ये ऑप्शन गलत है। भाई अभी मैंने बताया आपको, अगर इसके अलावा भी कोई रेगुलेटरी बॉडी रहा होगा तो मुझे याद नहीं, लेकिन अभी मैंने आपसे बताया कि 1934 में जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है उसके लिए डेवलपमेंट शुरू हो गई और 1 अप्रैल 1935 से उसकी वर्किंग शुरू हो चुकी थी। जो रेगुलेटरी बॉडी है, जो सभी बैंकों को, जो कॉमर्शियल बैंक हैं सभी को गवर्न करता है, मतलब रेगुलेट करता है। इज़ इट क्लियर? तो पहली रेगुलेटरी बॉडी तो वो थी। ये तो पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, और सेबी आ चुकी है उससे पहले, सेबी आ चुकी है। तो बहुत सारी आ चुकी हैं रेगुलेटरी बॉडीज से पहले। ये बात गलत है, तो फर्स्ट पॉइंट गलत हो जाता है। उसके बाद आता है, वन ऑफ द टास्क ऑफ PNGRB इज़ टू इंश्योर द कॉम्पिटिटिव मार्केट फॉर गैस। सर ये तो करेगा ही, रेगुलेटरी बॉडी और क्या करेगा इसके अलावा? ये तो कॉमन सेंस की बात है। PNGRB जो होगा वो ये इंश्योर करेगा कि जो भी आपके कंपनीज हैं वो अपनी तरफ से मूल्य का निर्धारण ना कर लें, इसलिए वहाँ पर एक कॉम्पिटिटिव जो मार्केट फॉर गैस है वो डेवलप की जाएगी, यानी इस तरह से रेगुलेट किया जाएगा चीज़ों को जिससे वो नुकसान ना पहुंचा सके। उसके बाद अगला पॉइंट आता है, द अपील्स अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द PNGRB गो बिफोर द एपलेट ट्रिब्यूनल फॉर इलेक्ट्रिसिटी। क्या ये सही बात है? ये सोचने वाली बात है। क्या ये सही बात है? ये बात सही है, ये बात सही है। तो इसके लिए थर्ड पॉइंट भी ठीक हो जाएगा, यानी अब हमारा आंसर क्या होने वाला है? हमारा आंसर होने वाला है 2 और 3, और 2 और 3 है ये। तो ये क्वेश्चन भी आपका सही हो गया। इसके बाद हम चलेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सब इंडेक्स ऑफ द वर्ल्ड बैंक्स ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स। सर अगर आपने पढ़ा है वर्ल्ड बैंक के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में, जिसका काफ़ी जिक्र रहा है इंडेक्स के बारे में,
तो आप इसका आंसर ऐसे ही कर सकते हैं। इन्होंने कहा है ऑप्शंस में कि पहला ऑप्शन हम आपको दे रहे हैं कि मेंटेनेंस ऑफ लॉज एंड ऑर्डर। सर क्यों मजाक कर रहे हो, ये तो कॉमन सेंस का क्वेश्चन है कि लॉ एंड ऑर्डर का तो कोई मतलब ही नहीं होता ना सर। बैंक का मतलब क्या है मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर से, लेकिन फिर भी चलिए पढ़ते हैं अभी कंसिडरेशन में। पेइंग टैक्सेस बिल्कुल होगा सर, पेइंग टैक्सेस तो होना ही चाहिए। डीलिंग विद कंस्ट्रक्शन परमिट होता है, सब इंडेक्स अगर आप स्टडी करेंगे। रजिस्टरिंग प्रॉपर्टी ये भी होता है, तो यानी सही आंसर हमारा मेंटेनेंस ऑफ द लॉज एंड ऑर्डर होगा। ठीक है, फिर भी मैं आपको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के जो सब टाइटल्स हैं वो याद दिला देता हूँ। वो होते हैं, एक तो स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस होता है, डीलिंग विद द कंस्ट्रक्शन परमिट्स होता है, सेटिंग इलेक्ट्रिसिटी होता है, रजिस्टरिंग प्रॉपर्टी होता है, गेटिंग क्रेडिट होता है, प्रोटेक्टिंग माइनॉरिटी इन्वेस्टमेंट्स होता है, माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स होता है। ठीक है, तो ये इसके सब टाइटल्स हैं। सॉरी, हाँ, तो ये कुछ बातें हुई इकोनॉमिक्स के बारे में। और मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपने अपनी इकोनॉमी की कम से कम एनसीईआरटी की बुक्स स्टडी कर ली हैं तो बेटर रहेगा कि आप रमेश सर को और पढ़ लें, तो जिससे कि आपको क्लैरिटी और ज़्यादा हो जाए। और साथ ही साथ जो बातें मैंने आपको बताई कि योजना रेगुलर बेसिस पर आप स्टडी करें, और जितनी भी वेबसाइट हैं गवर्नमेंट की वो, और साथ ही साथ द इकोनॉमिक टाइम्स, द हिंदू या कोई भी न्यूज़पेपर जो नेशनल लेवल का न्यूज़पेपर उसको स्टडी करें, तभी आप इकोनॉमिक्स को कर पाएंगे। क्योंकि ये डायनेमिक इशू है, यहाँ पे स्टैटिक पोर्शन कम आ रहा है। यूपीएससी आप स्टडी कीजिए पिछले सालों के पेपर, तो आप देखेंगे सारा का सारा करंट अफेयर बेस्ड आता है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छा लगा होगा और आप पसंद करेंगे इसको। और फिर से आ गया है लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, प्लीज़ डू इट। मुझे अच्छा लगेगा और आपको भी, क्योंकि आपको रेगुलर वीडियोज़ मिलेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव ए गुड डे, क्रैक द एग्जाम।